नमस्कार। उत्तर प्रदेश ये सिर्फ भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये वो जमीन है जिसके भूगोल ने मतलब इसकी जमीन, पहाड़ और नदियों ने इसकी पूरी कहानी लिखी है। आज हम इसके नक्शे की एक एक परत को खोलेंगे, इसके बदलते नामों से लेकर इसकी जीवन देने वाली नदियों तक। तो चलिए साथ मिलकर भारत के इस दिल की धड़कन को समझने का सफर शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे यूपी की पहचान से, मानो हम इसे बहुत ऊपर से देख रहे हों। फिर हम धीरे धीरे जूम इन करेंगे। पहले इसके विशाल आकार को समझेंगे, फिर इसकी सरहदों को यानी बॉर्डर्स को करीब से देखेंगे, इसके अलग अलग जमीनी हिस्सों को जानेंगे और आखिर में इसकी जीवन देने वाली नदियों के साथ साथ बहेंगे। ये एक तरह की ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होगी, बड़े से छोटे की तरफ। तो हमारा पहला पड़ाव है यूपी की पहचान। देखिए, किसी भी जगह की पहचान उसके नाम से शुरू होती है ना? और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका नाम वक्त के साथ काफी बदला है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1836 में ब्रिटिश राज के दौरान इसका नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर जैसे जैसे वक्त बदला और एडमिनिस्ट्रेशन बदला, 1877 में इसमें आगरा और अवध भी जुड़ गया। 1937 आते आते ये यूनाइटेड प्रोविंसेस या संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। और फिर आखिरकार आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे अपनी आज की पहचान मिली, उत्तर प्रदेश। हर नाम अपने आप में एक पूरे दौर की कहानी समेटे हुए हैं। नाम के अलावा किसी भी राज्य की पहचान उसकी कुदरत में भी होती है। उत्तर प्रदेश के ये राजकीय प्रतीक देखिए, शानदार बारासिंगा, खूबसूरत सारस, पवित्र अशोक का पेड़ और दहकते हुए पलाश के फूल। और इसका राजकीय चिन्ह जो 1938 में अपनाया गया था, वो भी कितना कुछ कहता है। इसमें जो 2 मछलियां हैं, वो अवध के नवाबी दौर की निशानी हैं, और तीर धनुष हमें भगवान राम की पौराणिक धरती की याद दिलाता है। तो पहचान तो हमने समझ ली। अब जरा जूम इन करते हैं और इसके साइज को, इसकी स्केल को देखते हैं। हम सब कहते तो हैं कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, पर इसका असल में मतलब क्या है? कितना बड़ा है ये? सोचकर देखिए, पूरब में बलिया के एक कोने से लेकर पश्चिम में शामली तक उत्तर प्रदेश 650 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। अंदाजा लगाना हो तो ये लगभग दिल्ली से पटना तक की दूरी है। ये बहुत बहुत लंबा फैलाव है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी ज्यादा लंबाई के बावजूद अगर आप इसे उत्तर से दक्षिण नापें, यानी सहारनपुर से सोनभद्र तक, तो इसकी चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर है। मतलब ये लंबा ज्यादा है और चौड़ा कम। यही चीज इसे नक्शे पर इसका खास आकार देती है। और अगर पूरे भारत के हिसाब से देखें तो यूपी देश की कुल जमीन का लगभग 7.5% यानी 7.33% हिस्सा घेरता है। मतलब भारत की कुल जमीन का एक अच्छा खासा हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही है। ये चार्ट देखिए, इससे तस्वीर और साफ हो जाती है। एरिया के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इससे बड़े सिर्फ 3 राज्य हैं, रेगिस्तान वाला राजस्थान, देश के दिल में बसा मध्य प्रदेश और पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र। तो साइज में यूपी चौथे नंबर पर आता है। अच्छा, अब जब हम इसका साइज समझ गए हैं, तो चलिए इसकी सीमाओं पर, इसके बॉर्डर्स पर जूम इन करते हैं। यूपी भारत के ठीक बीच में एक चौराहे जैसा है, और इसके पड़ोसी और इसकी सीमाएं किसी पहेली से कम नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पूरे 9 पड़ोसियों से अपनी सीमाएं शेयर करता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। ये भारत में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। ये बात इसे सच में देश का वो दिल बनाती है जो हर दिशा से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। यूपी के बॉर्डर्स पे कुछ बड़े ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं, जैसे सोनभद्र जिला। ये अकेला जिला 4 अलग-अलग राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। या फिर ललितपुर को देखिए, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जैसे यूपी ने इसे अपनी बाहों में पकड़ रखा हो।
ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये नक्शे पर लिखी कहानियां हैं। अच्छा, नेपाल से सटे 7 जिलों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक मजेदार कहानी है, सुनिए। सोचिए, एक महाराज जी हैं, महाराजगंज, उनका नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थनगर, और वो अपने भाई बलरामपुर के साथ हैं। उन्हें श्राप मिला है, श्रावस्ती, कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, बहराइच। और उनके सफर के लिए उन्हें खाने में क्या मिला? पीली पीली खीर, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। अजीब है, पर ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो हमने बाहर से मतलब सीमाओं को तो देख लिया। अब चलिए बॉर्डर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यूपी की जमीन असल में दिखती कैसी है। ज्योग्राफिकल तौर पर देखें तो यूपी एक सैंडविच की तरह है, जिसमें 3 अलग-अलग परतें हैं। सबसे ऊपर उत्तर में हिमालय के कदमों में है भाबर और तराई का इलाका, जो पथरीला और दलदली है। बीच में है इसका दिल, विशाल, सपाट और बहुत ही उपजाऊ गंगा का मैदान। और सबसे नीचे दक्षिण में नज़ारा फिर बदल जाता है और जमीन पहाड़ी और पठारी हो जाती है। अब ये जो गंगा का मैदान है ना, इसमें 2 तरह की मिट्टी है और ये फर्क बहुत ज़रूरी है। एक है खादर, ये नदी के पास की नई ताज़ी मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ नई हो जाती है, इसलिए ज़्यादा उपजाऊ है। और दूसरी है बांगर, ये पुरानी मिट्टी है जो ऊंची ज़मीनों पर मिलती है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। कौन सी फसल कहाँ उगेगी, ये बहुत हद तक इसी मिट्टी पर निर्भर करता है। और हाँ, एक खास लोकल शब्द भी है, भूड़। ये पश्चिमी यूपी में जो रेतीले टीले मिलते हैं ना, उन्हें कहा जाता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, नदियाँ। अगर मैदानी इलाका यूपी का दिल है, तो यहाँ की नदियाँ इसकी जीवन देने वाली धमनियाँ हैं। ये इस प्रदेश की जमीन और जिंदगी दोनों को सींचती हैं। आइए गंगा की इस शानदार यात्रा को देखते हैं। ये बिजनौर में पूरे वेग के साथ यूपी में दाखिल होती है, कानपुर और वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहरों के पास से गुजरती है, प्रयागराज के पवित्र संगम पर अपनी बहन नदी यमुना से मिलती है और आखिरकार बलिया से विदा लेकर बिहार की ओर बढ़ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यूपी के ज्यादातर बड़े शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। हजारों सालों से ये नदियां ही तो जिंदगी का रास्ता रही हैं। गंगा ने कानपुर वाराणसी को बसाया, यमुना ने आगरा मथुरा को, और गोमती के किनारे राजधानी लखनऊ आबाद हुई। और यमुना भी इस सफर में अकेली नहीं है। दक्षिण के पठार से 4 बड़ी नदियां अपने बीहड़ों के लिए मशहूर चंबल, सिंध, बेतवा और केन अपना पानी लेकर यमुना में मिल जाती हैं, इससे पहले कि यमुना जाकर गंगा में समा जाए। अब ये एक बहुत ही खास बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं, राइट? पर हमेशा ऐसा नहीं होता। गोमती नदी अपना सफर यूपी के मैदानों में ही पीलीभीत की एक छोटी सी फुल्हड़ झील से शुरू करती है। ये पूरी तरह से एक मैदानी नदी है जो इसे बाकी सबसे एकदम अलग बनाती है। और आखिर में अपने इस पूरे सफर को समेटते हुए ये रहे यूपी के 4 कोने, उत्तर में सहारनपुर से लेकर दक्षिण में सोनभद्र तक, पूरब में बलिया से लेकर पश्चिम में शामली तक, और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जबकि सबसे छोटा हापुड़। एक ही फ्रेम में ये इस पूरे राज्य का विस्तार है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश का ये जो अनोखा भूगोल है, पहाड़ों और पठार के बीच में बसा ये विशाल उपजाऊ मैदान, क्या यही इसकी किस्मत है? क्या यही वजह है कि ये सदियों से भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नक्शे से कहीं ज्यादा गहरा इतिहास में छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल। तो चलिए आज भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या चीज है जो इस राज्य को इतना इतना खास बनाती है? हाँ, तो सवाल यही है, इसकी विशाल आबादी और साइज के अलावा और क्या है? क्या चीज है जो उत्तर प्रदेश की असली पहचान को गढ़ती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी ना लगातार बदलाव की कहानी है।
और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि इसके नामों और इसकी सीमाओं में साफ साफ दिखाई देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। कैसे इस राज्य को अपना नाम मिला? ये सफर, पता है, 1 सदी से भी ज्यादा लंबा है। तो देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से शुरू होकर फिर आगरा एंड अवध जुड़ा, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस बना और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को वो नाम मिला जिसे हम आज जानते हैं, उत्तर प्रदेश। मतलब धीरे धीरे अलग अलग इलाके एक पहचान के नीचे आ रहे थे। और पता है, सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहा था, सत्ता का केंद्र मतलब राजधानी वो भी बदल रही थी। शुरुआत हुई आगरा से, फिर 1858 में प्रयागराज और फिर धीरे धीरे 1935 तक पूरी तरह से लखनऊ राजधानी बन गई, जो आज तक है। अच्छा, तो आज हम जिस उत्तर प्रदेश को जानते हैं, उसका आधुनिक प्रशासनिक रूप 1 नवंबर 1956 को तय हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव आया साल 2000 में। 9 नवंबर को इसके पहाड़ी इलाकों को अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया, उत्तराखंड। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रतीकों की। हर राज्य के अपने कुछ खास चिन्ह होते हैं ना, जो उसकी पहचान बताते हैं। तो इसका जो राजकीय चिन्ह है, देखिए, एक गोला, 2 मछली और एक तीर धनुष। ये 1938 में अपनाया गया था और भाषाएं 1947 में हिंदी को अपनाया गया और फिर 1989 में उर्दू को भी दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला। ये दोनों ही इसकी पहचान का बड़ा हिस्सा है। और सिर्फ यही नहीं, राज्य का पशु है बारहसिंघा यानी स्वैम्प डियर, पक्षी है सारस क्रेन, पेड़ है अशोक का और फूल है पलाश का, जिसे टेसू भी कहते हैं। खेल में हॉकी और जलीय जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन। ये सब मिलकर इस जगह की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की एक तस्वीर बनाते हैं। ओके, अब जरा नंबर्स पर आते हैं। आंकड़ों से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश असल में कितना विशाल है। अच्छा, इसके फैलाव को समझने का एक बढ़िया तरीका है इसके चारों कोनों को देखना। सबसे उत्तर में है सहारनपुर, तो सबसे दक्षिण में है सोनभद्र, पश्चिम में शामली है और सबसे पूरब में बलिया। सोचिए जरा, पूरब से पश्चिम तक ये राज्य 650 किलोमीटर लंबा है। बहुत बड़ा फासला है ये। और अगर उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई देखें तो वो है करीब 240 किलोमीटर। अब इन सबको मिला दें तो उत्तर प्रदेश भारत के कुल एरिया का 7.33% हिस्सा है। मतलब देश की कुल जमीन का 7.5% के करीब, जो वाकई बहुत ज्यादा है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यूपी की सीमाएं। ये इसकी सबसे खासियतों में से एक है, एक बहुत ही पेचीदा नेटवर्क। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी हैं? 9। जी हां, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली। और ये भी देखिए कि हर पड़ोसी से कितने जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 जिले, उत्तराखंड और बिहार से 7, हरियाणा से 6, और फिर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनसे सिर्फ एक जिला ही लगता है, जैसे हिमाचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। अब इस अनोखे भूगोल से एक बड़ा मजेदार सवाल निकलता है, यूपी का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है? सोचिए जरा, 1, 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग राज्यों को। और वो जिला है सोनभद्र। ये एक जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है ना कमाल की बात? तो फिर अगला सवाल ये है कि यूपी की सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? सबसे छोटी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ, और सबसे लंबी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, वो है मध्य प्रदेश के साथ। तो ये जो सीमाओं का पूरा जाल है ना, ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये तय करती हैं कि लोग, व्यापार और विचार कैसे इस राज्य से होकर गुजरते हैं। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के इस दिल में बसे राज्य की संस्कृति, इसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इन सब का कितना गहरा असर पड़ता होगा।
चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर और उत्तर प्रदेश के विशाल और विविध भूगोल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस दिलचस्प भूभाग को जरा और करीब से। तो हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के विशाल आकार पर नजर डालेंगे, फिर इसकी सीमाओं को टटोलेंगे, इसके बाद इसके 3 अलग-अलग भूभागों से गुजरेंगे और आखिर में उस मिट्टी को समझेंगे जो इस प्रदेश की जान है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो इसे देश का एक अहम हिस्सा बनाता है। अब ये आंकड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये भारत के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 7.33% हिस्सा है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। और इसका जो आकार है ना, वो कुछ एक रेक्टेंगल जैसा है। मतलब पूर्व से पश्चिम तक तो ये 650 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर है। अब देखिए, इतना बड़ा साइज होने का मतलब ये भी है कि ये कई दूसरे क्षेत्रों से जुड़ता है। तो चलिए इन कनेक्शंस को जरा और करीब से देखते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 अलग-अलग एंटिटीज से लगती हैं। इसमें 8 तो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली है, और हाँ, एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल के साथ। इनमें से जो सबसे लंबी सीमा है वो बनती है मध्य प्रदेश के साथ, जो 11 जिलों को छूती है। वहीं उत्तराखंड और बिहार दोनों ही 7-7 जिलों से लगे हुए हैं। लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनकी जियोग्राफिकल पोजीशन वाकई में बहुत यूनिक है। पहला है सोनभद्र, जो दक्षिण में है। कमाल की बात है कि ये 4 अलग-अलग राज्यों को छूता है। और दूसरा है उत्तर में सहारनपुर, जो 3 राज्यों से जुड़ता है। तो ये तो हुई सीमाओं की बात। अब चलिए राज्य के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसे फिजिकली, मतलब उत्तर से दक्षिण तक, कैसे 3 अलग-अलग जोन्स में बांटा जा सकता है। ये जो सबसे उत्तरी पट्टी है ना, यहाँ का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है भाभर। ये एक पथरीला इलाका है जहाँ छोटी-छोटी नदियाँ मानो गायब हो जाती हैं, जमीन के नीचे चली जाती हैं। और फिर इसके ठीक दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। ये एक दलदली और नम इलाका है जहाँ वो गायब हुई नदियाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ज्यादातर हिस्सा है, जो इसका दिल है, वो है गंगा का विशाल मैदान। सोचिए, हजारों सालों से गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती रहीं, उसी से ये पूरा मैदान बना है। और यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल जोन्स में से एक है। और अब अगर हम राज्य के एकदम दक्षिणी छोर पर चलें, तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। ये एक पहाड़ी और पठारी इलाका है। असल में ये भारत के पुराने पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है और मशहूर बुंदेलखंड इलाका भी इसी में आता है। तो देखिए, पॉइंट ये है कि ये जो 3 अलग-अलग तरह के भूभाग हमने देखे, इन्हीं की वजह से यहाँ की मिट्टी भी अलग-अलग तरह की है। और जाहिर है, जैसी मिट्टी होगी वैसी ही फसल होगी और वैसा ही लोगों का रहन-सहन होगा। गंगा के मैदान की ही बात करें तो यहाँ 2 मेन तरह की मिट्टी है। एक है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और नदियों से थोड़ी दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है, इसलिए ये कम उपजाऊ होती है। और दूसरी है खादर। ये नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के पानी के साथ ताज़ा होती रहती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अच्छा, इन बड़े-बड़े टाइप्स के अलावा मिट्टियों के कई लोकल नाम भी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे जो बंजर, खारी मिट्टी होती है उसे रेह या कल्लर कहते हैं, और बुंदेलखंड में जो काली मिट्टी मिलती है उसे माड़ कहा जाता है। लेकिन ये जो कीमती मिट्टी है, इस पर एक खतरा भी मंडराता रहता है, और वो है सॉइल इरोजन का। जैसे तराई के इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी से मिट्टी का कटाव होता है, वहीं आगरा मथुरा वाले इलाके में हवा मिट्टी को उड़ा ले जाती है।
और चंबल नदी घाटी के बारे में तो सब जानते ही हैं, जहां नदी ने गहरे गहरे बीहड़ बना दिए हैं। तो अपने विशाल आकार से लेकर अपनी मिट्टी की किस्मों तक उत्तर प्रदेश का भूगोल ही वो कैनवस है जिस पर इसका अतीत बना है और भविष्य भी लिखा जाएगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ के मैदान, पठार, नदियाँ, ये सब मिलकर इसके आने वाले आर्थिक विकास और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को किस तरह का आकार देंगे।